कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था ओली आइलैंड के एक एल्डर लिन फेंग की मुलाकात उसके अंकल जियान के साथ करवाते हैं और अपने अंकल से लिन फेंग को अपने माता पिता के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है और उसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि उसके नाना यानी उसके ग्रैंडपा बहुत ही बुरी तरह से बीमार हैं, जिन्हें सिर्फ डिवाइन लिक्विड की मदद से ही ठीक किया जा सकता था। और क्योंकि लिन फेंग के पास डिवाइन लिक्विड मौजूद था तो इसलिए लिन फेंग अपने अंकल जियान को उसे उसके ग्रैंडपा के पास ले जाने के लिए कहता है, जिस पे लिन फेंग के अंकल भी उसकी बात मानते हुए एक टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए उसे लेकर जी होकलैंड की तरफ रवाना हो चुके थे और उसे वहाँ पे जाते हुए जी मिंग और उसके ग्रैंडफादर भी देख रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लिन फेंग को जाते हुए देखकर जी मिंग के ग्रैंडफादर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, जो देखकर जी मिंग वहाँ पे उदास होकर अपने ग्रैंडफादर से सवाल करते हुए पूछती है, ग्रैंडफादर आखिर आप इतने ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? जिस पे जी मिंग के ग्रैंडफादर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने लालच में आकर एक इतने अच्छे लड़के को अपने हाथों से कवा दिया। मैं खुद को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझता था कि लिन ज़ाओटियान का बेटा मेरा दामाद बनेगा, पर तुमने ये मौका भी मेरे हाथों से गवा दिया। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर जी मिंग भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अब मुझे क्या पता था कि लिन फेंग इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। वो एक स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगा था वो कभी भी अपने पिता लिन ज़ाओटियान की तरह महान नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने वो कदम उठाया था। काश मुझे पता होता कि वो आगे चलकर दिल का इतना ज्यादा अच्छा इंसान बनेगा और टैलेंट के मुकाबले में अपने पिता से भी ज्यादा आगे निकलेगा, तो मैं कभी भी वो गलती नहीं करती। और ये कहते कहते जी मिंग खुद ही वहाँ पे उदास हो चुकी थी, जिसपे उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे उसे कहते हैं, नादान बच्ची, वो लिन ज़ाओटियान का बेटा था तो फिर कैसे वो मामूली हो सकता था, उसकी तो किस्मत में ही महान बनना लिखा है। जिसपे जी मिंग भी अपने ग्रैंडफादर को जवाब देते हुए कहती है, लेकिन किसी के बड़े होने से पहले हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आगे चलकर एक ड्रैगन बनेगा या फिर एक इंसेक्ट ही बनकर रह जाएगा। और ये कहकर अब वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी किस्मत को कोसने लगे थे। फिर उसके बाद सीन चेंज होते रहने जी होकलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंकल जियान लिन फेंग को लेकर वहाँ पे पहुँच चुके थे और दो लड़कियाँ वहाँ पे उन लोगों का स्वागत करती हैं, जहाँ अंकल जियान उनसे अपने फादर के बारे में पूछते हैं, जिसपे उनमें से एक लड़की उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हमने अभी अभी उन्हें मेडिसिन दी है, जिसके बाद अब वो रेस्ट कर रहे हैं। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अंकल जियान लिन फेंग को वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और ये कहकर अंकल जियान लिन फेंग को लेकर उसके ग्रैंडपा के रूम के अंदर आ जाते हैं। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे उनके रूम के अंदर पहुँचता है तो लिन फेंग देखता है कि वाकई उसके ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो दर्द के मारे अपने बिस्तर पे ही तड़प रहे थे, जो देखकर लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे उठाते हुए उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। और लिन फेंग को अचानक वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर उसके ग्रैंडफादर भी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? जिस पे लिन फेंग की बजाय अंकल जियान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इसका नाम लिन फेंग है और ये मेरी छोटी सिस्टर किंग यू का बेटा है। अब अंकल जियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग के ग्रैंडपा को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे खुश होने के बजाय उल्टा वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे लिन फेंग से कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उनकी तबीयत वहाँ पे एक बार फिर से बिगड़ने लगी थी, जो देखकर लिन फेंग उन्हें दोबारा वहाँ पे लेटाते हुए उनसे कहता है कि मेरे पास डिवाइन लिक्विड की एक बोतल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस डिवाइन लिक्विड वाली बोतल को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर उसके अंकल जियान वहाँ पे ललचाई नजरों से लिन फेंग को ही देखने लगे थे, जिस बात का एहसास वहाँ पे लिन फेंग को भी हो चुका था। पर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे इग्नोर करके उस डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रैंडपा को हील करने लगा था। और जैसे ही वो डिवाइन लिक्विड वहाँ पे उसके ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग के ग्रैंडपा का सारा दर्द वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो जाता है, जो देखकर अंकल जियान वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है, ये तो वाकई डिवाइन लिक्विड था। वहीं लिन फेंग के ग्रैंडपा भी अपनी जगह से उठकर वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या ये वही डिवाइन लिक्विड है जो तुम्हारे पिता उसे ब्याज से लेकर आए थे? और ये कहकर वो खुद ही अपनी बात को गलत ठहराते हुए कहते हैं, मैं भी ये कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, वो तो वहाँ से वापस ही नहीं आया था। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि लिन फेंग के ग्रैंडफादर वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे, पर इससे आगे वो वहाँ पे लिन फेंग से कोई भी बात कर पाते उससे पहले ही अंकल जियान वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें दोबारा वहाँ पे लेटाते हुए कहते हैं, आप अभी अभी बहुत बड़ी इंजरी से ठीक हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए आपको यहाँ पे लेट कर रेस्ट करना चाहिए। और ये कहकर अंकल जियान ने वहाँ पे लिन फेंग के ग्रैंडपा को जबरदस्ती ही लेटा दिया था, जो देखते हुए लिन फेंग को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और तभी अंकल जियान वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, ताकि तुम्हारे ग्रैंडफादर सही तरीके से रेस्ट कर सके। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का घर दिखाता हूँ, जहाँ पे वो रहा करती थी। अपने अंकल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उनके पीछे जाने लगा था, जिसको जाते हुए
देखकर लिन फेंग के ग्रैंडपा वहाँ पे अपने मन में ही कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन वापस आ चुका है। पता नहीं ये मेरे जी हाउ क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा या फिर एक शराब की तरह। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल जियान अपने कोड याद से होते हुए लिन फेंग को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लिन फेंग को एक स्पिरिचुअल पूल भी दिखाई देता है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लिन फेंग को काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। खैर जैसे ही वो लोग वहाँ पे उस कोड यार्ड को पार करते हैं तो उन्हें वहाँ पे दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें अंकल जियान ने खास वहाँ पे लिन फेंग के लिए ही बुलाया था। और उसके बाद अंकल जियान वहाँ पे लिन फेंग से अलविदा लेते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ का घर इस फॉरबिडन एरिया को पार करके आ जाएगा, जहाँ आगे का रास्ता तुम्हें ये दोनों लड़कियां दिखा देंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज रात अच्छे से नींद आएगी। और ये कहकर वो लिन फेंग की सारी जिम्मेदारी उन दोनों लड़कियों को सौंपकर खुद वहाँ से चले जाते हैं, जिसे जाते हुए देखकर शाओटियान भी वहाँ पे बाहर आके आता और वो वहाँ पे स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद लोटस फ्लावर को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये कहकर जैसे ही शाओटियान वहाँ पे लोटस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे वहाँ पे रोकते हुए पकड़ लिया था और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे तुम दोनों की मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो दोनों लड़कियां भी चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद लिन फेंग शाओटियान को लेते हुए सीधा वहाँ पे अपने मोम वाले घर में आ चुका था, जहाँ जैसे लिन फेंग उस घर के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को सुधान करते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा था और आगे बढ़ते हुए वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन से कहता है, यहाँ पे चाहे कुछ भी गड़बड़ हो मैं हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी हूँ। जिसपे थंडर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे एक बार फिर से सुधान करते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पे हमारे आसपास किसी ट्रू गॉड का ऑरा महसूस हो रहा है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा सुधार हो चुका था और जल्दी से उसने वहाँ पे अपनी जगह पे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर दिया था। पर अभी उसे वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा ही समय गुजरा था कि अचानक से उसके रूम के अंदर फेंग शाओ नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जिसने अपने हाथों में एक लैंप भी पकड़ रखा था। वो वहाँ पे एक स्माइल के साथ उस लैंप को लिन फेंग के रूम में ही रखते हुए लिन फेंग से कहती है, मेरा नाम फेंग शाओ है और आज रात मुझे आपके अंकल ने आपकी खिदमत करने के लिए भेजा है। और ये कहकर फेंग शाओ सीधा वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के पास आते हुए उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है, जो देखकर तो बेचारे शाओटियान ने जल्दी से वहाँ पे अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो वहाँ से जल्दी से बाहर जाते हुए लिन फेंग से कहता है, बॉस मैं बाहर रुककर आपका इंतजार करता हूँ। और ये कहकर जैसे शाओटियान वहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करता है तो लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हमली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बाहर जाने से रोक दिया था और वो उससे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान दिखाई देता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे कोर्टून में फेंग शाओ से कहता है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम वापस जा सकती हो। अब अपने दाव को उल्टा पड़ते हुए देखकर फेंग शाओ वहाँ पे उससे कहती है, क्यों क्या हो गया, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रही या फिर कुछ और बात है। जिसपे अब की बार लिन फेंग उसे वहाँ पे समझाने के बजाय डायरेक्ट अपने हमल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ फेंग शाओ को उठाकर वहाँ पे लिन फेंग से दूर फेंक दिया था, जो देखकर तो फेंग शाओ को भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे गुस्से से लिन फेंग से कहती है, क्या तुम्हें लड़कियों के साथ बिहेव करने की तमीज नहीं है, आज तक किसी ने भी मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं की, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और ये कहते हुए फेंग शाओ वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग को फंसाने की कोशिश करती है, जिसपे लिन फेंग कोर्टून में उससे कहता है कि मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे फेंग शाओ भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है, हाँ जा रही हो, मुझे भी यहाँ पे तुम्हारे पास रुकने का कोई भी शौक नहीं है, ये तो तुम्हारे अंकल ने बोला था तब मैं आई थी तुम्हारे पास। और ये कहकर फेंग शाओ अपने पाँव पटकते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने लैंप को वहीं पे ही छोड़कर जाती है, जिसको जाते हुए देखकर शाओटियान वहाँ पे अपने मास्टर से कहता है, मास्टर एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की खुद चलकर आपके पास आने की कोशिश कर रही थी और आपने यहाँ पे उसके साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया, आखिर इसकी क्या वजह है। जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे हो, अगर तुम यहाँ पे उस लड़की के आने के मकसद के बारे में जानना चाहते हो तो जाकर एक बार उस लैंप को चेक करो। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे उस लैंप के पास आते हुए सूंघ कर उसे वहाँ पे चेक करने लगा था, लेकिन जैसे ही शाओटियान वहाँ पे उसे स्मेल करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उस लैंप के अंदर से एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है, जिसे सुनते ही शाओटियान वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और क्योंकि लिन फेंग को वहाँ पे इस बात का एहसास पहले से ही था तो इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी हमल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान की बॉडी से उस पॉइजनस गैस को बाहर निकालने लगा था। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे उस पॉइजनस गैस को पूरी तरह से शाओटियान की बॉडी से बाहर निकाल देता है तो शाओटियान की आंखें भी वहाँ पे दोबारा खुल जाती हैं और वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आपको पहले से इस पॉइजनस गैस के बारे में पता चल चुका था तो फिर आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया था, लेकिन इस सब के बारे में आपको पता कैसे चला था और इस पॉइजनस गैस को आखिर यहाँ पे किसने भेजा होगा। जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे सीरियस होकर उसे जवाब देते हुए बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंकल जियान मुझे यहाँ पे ऐसे ही लेकर आए हैं,
नहीं बल्कि वो मुझे यहाँ पे मरवाना चाहते हैं और उन्होंने ही यहाँ पे इस लड़की के हाथों से इस पॉइजनस गैस को यहाँ पे भिजवाया था। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर शाओटियान को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए लिन फेंग से कहता है, लेकिन जियान तो आपके अंकल हैं, तो फिर भला वो आपको मारने की कोशिश क्यों करेंगे? जिस पे लिन फेंग भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि वो भी मेरी दूसरे बार की इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हैं, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है जिसका अभी तक मुझे भी सही से नहीं पता, पर इतना तो मुझे यकीन हो चुका है कि अंकल जियान के इरादे मुझे लेकर बिल्कुल भी नेक नहीं है। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे अपने मास्टर के पास आकर उनसे अगला सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर आपकी माँ कहाँ है? जिस पे लिन फेंग भी उससे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अभी इस सब के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि अंकल जियान ने उनके साथ भी कुछ किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरी फैमिली ही ना हो और ये सभी मुझे अपना फैमिली मेंबर बनाने के लिए दिखावा कर रहे हो। तुम जाकर रेस्ट करो, तब तक मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और ये कहते हुए सबसे पहले तो लिन फेंग वहाँ पे अपने डिवाइन ट्रायर को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने रूम के अंदर फैली हुई सारी पॉइजनस गैस को एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया था। जिसे खत्म करने के बाद लिन फेंग अपनी जगह पे खड़ा होते हुए खुद से ही कहता है, मुझे तो लगता है कि मेरे फादर के खिलाफ भी इन्हीं लोगों ने ही कोई प्लान बनाया होगा। मुझे अब अच्छी तरह से इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम अंकल जियान को देखते हैं, जो कि अभी तक कोर्ट यार्ड में ही खड़े हुए थे, और तभी फेंगशा वहाँ पे उनके पास आते हुए उन्हें वहाँ पे बताती है, मास्टर मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। जिस पे अंकल जियान उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? जिस पे फेंगशा वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहती है कि उसे शक तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़का है, उसने मुझे अपने क्लोज ही नहीं आने दिया, पर मैं बहुत ही चालाकी के साथ अपने उस लैंप को वहीं पे छोड़ कर आई हूँ। अब फेंगशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अंकल जियान को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से अपने हाथों को कसते हुए कहते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद भी इतना ज्यादा समझदार कैसे है? जिस पे फेंगशा एक बार फिर से स्माइल करते हुए उनसे कहती है, फिक्र मत कीजिए, वो लड़का हमारे पॉइजनस गैस से नहीं बच पाएगा, उससे तो 6th लेवल के विचुअल गोड्स तक भी खुद को नहीं बचा पाते, तो फिर ये तो बस एक मामूली सा टोंगटियारियम का कल्टीवेटर है। मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो पॉइजनस गैस के चलते मारा भी जा चुका होगा। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे ब्लैक रोब में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे लिन फेंग के रूम की तरफ बढ़ रहा था। जिसको देखते हुए अंकल जियान कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस बुड्ढे को आराम नहीं आने वाला, और ये कहकर अंकल जियान भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लिन फेंग के रूम की तरफ ही बढ़ जाते हैं। वहीं ये ब्लैक रोब वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि लिन फेंग के ग्रैंडपा ही थे, जो कि जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के रूम में आते हुए उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसलिए जल्दी से चले जाओ यहाँ से। और ये कहते कहते अचानक से हम देखते हैं कि उनकी नजर वहाँ पे उस पॉइजनस लैंप के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इसी पॉइजनस गैस का तो इस्तेमाल करते हुए उन्हें इंजर्ड किया गया था। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वहाँ पे उस पॉइजनस लैंप को तोड़ देते हैं और अंकल जियान को वहाँ पे बुरा भला कहने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे अंकल जियान के भी आने का एहसास हो चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने ग्रैंडपा के साथ अपने रूम से बाहर आते हुए वहाँ पे अपने अंकल जियान का स्वागत करते हुए उनसे कहता है, अंकल जियान आखिर आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर आप अपना लैंप लेने के लिए वापस आए हैं? हम लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि अंकल जियान को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उन्हें वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।